हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुक्म शाह की दीवानगी का दूसरा भाग। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। रुद्र और बाकी सब तेज कदमों से चलते हुए कैफे के बाहर आ गए। बाहर ड्राइवर कार के पास खड़ा था। उनको आता देखकर जल्दी से उसने कार का दरवाजा खोल दिया। रुद्र बड़े बड़े कदमों से चलते हुए आकर सीधे कार में बैठ गया। उसके पीछे ही अनिरुद्ध भी उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। रोनी आगे ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ गया। दूसरा बॉडीगार्ड पीछे दूसरी गाड़ी में बैठे बॉडीगार्ड के पास चला गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। पहले तो कार में 5 सेकंड शांति रही, लेकिन फिर अचानक से अनिरुद्ध जोर से हंसने लगा। अनिरुद्ध के हंसते ही रोनी की भी हंसी निकल आई। वो अपने मुंह के आगे रखे ही साइलेंट हंसने लगा, लेकिन हमारे रुद्र बिल्कुल शांत बैठे थे। रुद्र ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो जानता था अनिरुद्ध को, उसे पता था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा। रुद्र ने अपना मास्क उतार दिया और अपना अनिरुद्ध को इग्नोर करके अपना फोन चलाने लगा। अनिरुद्ध की हंसी नहीं रुक रही थी। वो रुद्र की तरफ देखते हुए हंसने लगा और थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर बोला, यार रुद्र, उस लड़की ने इतनी बेइज्जती की, लेकिन मुझे फिर भी हंसी आ रही है। क्या लड़की थी, एकदम तूफान सी, सच है क्यूट गर्ल। और तेरे लाखों के सूज को 2-3 हजार का बता रही थी। और सबसे फनी बात, अंकल बोल रही थी तुम्हें। अनिरुद्ध सीट पर लोटपोट होकर हंसने लगा। रुद्र के हाथ उसके फोन पर रुक गए। उसने अपना चेहरा बाहर की तरफ कर लिया और हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर जल्दी से वापस सीरियस हो गया। किसी की नज़र रुद्र की स्माइल पर नहीं गई। रुद्र ने अपने पैर थोड़े आगे करके अपने सूज की तरफ देखा, जिसपे कॉफी गिरी हुई थी। वो एकटक उसे देखने लगा। अनिरुद्ध थोड़ी देर में शांत हो गया और बोला, रोनी, क्या बोल रही थी? 5 किलो चिकन खाते हैं हम, देखने में ऐसे लगते हैं हम। मुझे तो उसके दिमाग का स्क्रू ढीला लगा। अनिरुद्ध बोल ही रहा था, इतने में रुद्र की गुस्से भरी आवाज आई, अने करेक्ट योर लैंग्वेज, लड़की है वो, रिस्पेक्ट से बात करो थोड़ा। अनिरुद्ध रुद्र को देखकर, रुद्र, मैं बस मजाक में बोल रहा था, अदरवाइज वो मुझे बहुत क्यूट लगी। बोलती कितना है वो, और भी कितना क्यूट बोलती है। कभी दोबारा मौका मिला तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा उससे। रुद्र घूरकर अने को देखने लगा और बोला, क्लोज दिस टॉपिक, हमें कोई बात नहीं सुननी इस टॉपिक पर। होप यू गेट अंडरस्टैंड। अनिरुद्ध ने अपने मुंह पर फिंगर रखकर हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र अब फोन देखने लगे। अनिरुद्ध को फिर हंसी आने लगी, लेकिन रुद्र की वजह से वो चुप रहा। दूसरी तरफ कैफे में नाज ट्रे लेकर किचन में आ गई। उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा इस इंसिडेंट से। उसने ट्रे काउंटर पर रखी और सैंडविच उठाकर खुद खाने लगी। रिद्धि ने ट्रे देखी तो सारा ऑर्डर वैसा ही था। किसी ने कुछ नहीं खाया था। रिद्धि ने उसे खाते हुए देखा तो उसके पास आकर बोली, नाज ऐसे ही वापस ले आई, दिया नहीं क्या ऑर्डर? नाज खाते हुए बेपरवाही से, क्या बताऊं यार, कितना बड़ा कांड हो गया था, मरते मरते बची हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? नहीं, कुछ कुछ कहा क्या? नहीं उन्होंने। नाज, चिल रिद्धि, मुझे, तुम्हें लगता है मैं इतनी जल्दी डर जाऊंगी? हैंडल कर लिया मैंने। नाज अभी बोल ही रही थी कि किचन में मैनेजर भागकर चिल्लाते हुए अंदर आए। सब उसकी तरफ देखने लगे। बड़े अजीब तरीके से वो भागकर आ रहा था। मैनेजर नाज के पास आकर बोला, मिस नाज, आप ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं? आपको डरना मत, मैं आपके साथ हूँ। स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा उनके खिलाफ। मुझे क्यों नहीं बताया? देख लेता मैं उन गुंडों को, आप फिक्र मत करना। सब उसकी तरफ देख रहे थे। नाज बड़ा अजीब सा मुंह बनाकर हाथ में सैंडविच पकड़े उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी। फिर बोली, सर, जैसे आपकी दोनों टांगे हैं उतना तो उस लंबे बाले वालों का एक बाइसेप था। वो फूंक भी मारता आप कैफे के बाहर नजर आते। मैनेजर की बात सुन पहले सब सीरियस थे, लेकिन नाज की बात पर
फिर सबको हंसी आने लगी, रिद्धि को भी हंसी आ गई। वो मैनेजर के सामने खड़ी थी, इसीलिए वो कंट्रोल करने लगी, लेकिन पीछे खड़े तो सब अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। मैनेजर बेचारा इतने जोश में आया था कि उसका चेहरा पर शर्मिंदगी आ गई। बेचारा पानी पानी हो गया, लेकिन फिर नकली स्माइल करते हुए बोला, मिस नाज, मैं देखने में पतला लगता हूँ, लेकिन बहुत जान है मुझ में। आपकी रक्षा करने के लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। नाज, सर मुझे मेरी रक्षा करनी आती है और आपकी सिर्फ टांगे ही पतली है, बाकी तो आप 2 फुटबॉल एक साथ पेट में लेकर घूमते हो। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। वहाँ खड़े सबके पेट में दर्द होने को हो गया, हंस हंस कर, लेकिन बाहर तक आवाज किसी ने नहीं आने दी। मैनेजर बेचारा शर्मिंदा होकर नकली हंसते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सब काउंटर से लगकर हंसने लगे। रिद्धि भी हंसने लगी और बोली, नाज यार, तू क्यों करती है ऐसा? बेचारा कितना भोला भाला मैनेजर है हमारा। नाज, मैंने कब कहा वो चालाक है, लेकिन मुझे चापलूसी नहीं पसंद। वो मेरे आगे पीछे घूमता है, मुझे नहीं पसंद ये सब। अपने काम तक काम रखे, कल को मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होगा, अगर वो मुझे कैफे में मिलने आए तो ये वहाँ अपनी तीले जैसी टांगे लेकर मिस नाज करता हुआ आ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? क्या सोचेगा मेरा बॉयफ्रेंड कि मेरे पीछे ऐसे चंपू से लोग पड़े हुए हैं? नाज की बात पर फिर सब हंसने लगे। अमित बोला, पहले बॉयफ्रेंड बना तो ले, नाक पे चढ़ता नहीं तेरे कोई। नाज अमित को देखकर, अमित सर मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो मेरे लिए बना होगा मुझे खुद उससे प्यार हो जाएगा, वो खुद ही मेरे पास आएगा मुझे अपना बनाने के लिए। रिद्धि उसके सर पर टपली मारकर, ज्यादा ही फिल्मी सोच रही है तू, ऐसा कुछ नहीं होता, और अभी हमारा दूर रहना ही अच्छा है इन सब चक्रों से। पता है ना, हमें फ्लैट खरीदना है। नाज मुस्कुराकर, आई नो मेरी जान, अभी तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं, चल जल्दी काम खत्म करते हुए फिर घर भी जाना है। रिद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों काम करने लगी। उनकी शिफ्ट रात के 10 बजे तक होती थी। वैसे तो कैफे रात के 2 बजे तक खुला रहता था, लेकिन वो दोनों बस 10 बजे तक ही काम करती थी। 10 बजते ही दोनों ने जल्दी से चेंज किया और अपनी स्कूटी से घर की तरफ चली गई। मुंबई की सड़कें तो कभी खाली नहीं होती थी। कहते हैं ना, मुंबई पूरी रात जागती है। उनके घर का रास्ता भी ज्यादा सुनसान नहीं था। वो 10:30 बजे तक घर आ गई। आते ही दोनों अपने अपने रूम में नहाने चली गई, फिर बाहर किचन में आकर खाना बनाने लगी। दोनों चीफ थी तो खाना बनाने की स्पीड काफी तेज थी। वो दोनों 10-15 मिनट में खाना बनाकर सोफे पर बैठकर खाना खाने लगी। रिद्धि ने खाते हुए नाज को देखकर कहा, वैसे नाज तुम्हें सच में डर नहीं लगा गन्स देखकर? नाज खाते हुए, पूछ मत यार, मेरी तो जान हलक में आ गई, लेकिन उस लंबे बालों वाले ने बचा लिया। तू सच बोल रही थी रिद्धि? कुछ अलग ही अट्रैक्शन थी उस बंदे में। वो प्रिंस लग रहा था किसी रियासत का, लेकिन मुझे खुद को बचाना था, इसीलिए मैंने ज्यादा भाव नहीं दिया उसे। रिद्धि, चेहरा देखा तूने? नाज खाते हुए, हाँ देखा था, ठीक ही था, इतना भी कुछ खास नहीं कि मैं उसे भाव दूं। वैसे भी नाज अवस्थी ने किसी को भाव नहीं देना सीखा। छोड़ यार, हमें क्या, फिर कौन सा मिलने वाले हैं उनसे, हम क्यों बातें करें उनकी, इतने वेले थोड़ी हैं हम। चल सोते हैं यार, नींद आ रही है मुझे। नाज ने अपनी प्लेट ली और किचन में जाकर धोने चली गई। रिद्धि ने अपना खाना फिनिश किया और उसके पीछे जाकर प्लेट धो दी। दोनों ने किचन साफ किया और आकर रूम में लेट गई। नाज को लेटते ही नींद आ गई, लेकिन रिद्धि अभी भी जाग रही थी। उसकी आंखों के सामने अनिरुद्ध का चेहरा आ गया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और धीरे से बोली, मुझे गट फीलिंग हो रही है, हम दोबारा भी मिलेंगे कहीं पर। रिद्धि थोड़ी देर सोचती रही, फिर उसको भी नींद आ गई। नाज ने उसके हक कर लिया, रिद्धि ने उसे पकड़ लिया। दोनों अपनी नींद पूरी करने लगी। दूसरी तरफ कैफे से निकलकर रुद्र की कार आधे पौने घंटे की दूरी पर जाकर बहुत बड़े होटल के सामने रुकी। असल में यह होटल रुद्र का ही था। मुंबई में 3-4 होटल थे, लेकिन वो मुंबई आता बहुत कम था। कार रुकते ही सब तेजी से अंदर चले गए। होटल का बहुत सा स्टाफ ऐसा था जिन्होंने कभी रुद्र को देखा ही नहीं था। रुद्र और अनिरुद्ध के साथ उनके आसपास 4 बॉडीगार्ड चल रहे थे।
उनको देखकर सब अपनी जगह से ही खड़े हो गए। रिसेप्शन पर बैठी लड़कियां तो एकटक उन्हें देखने लगी, लेकिन उनकी बुरी किस्मत वो मुंह नहीं देख पाई। रुद्र ने चेहरे पर मास्क और आंखों पर चश्मा लगाया था। मैनेजर ने जल्दी से आकर फूलों से उनका वेलकम किया। अनिरुद्ध ने फूल पकड़ लिए और रोनी को पकड़ा दिए। रुद्र कभी किसी के हाथ कोई चीज वगैरह नहीं पकड़ता था। अनिरुद्ध भी ऐसी चीजों का बहुत ख्याल रखता था। रुद्र के सेफ्टी पेपर्स में भी ये सब जरूरी था। रुद्र का बिहेव बहुत अच्छा था, लेकिन उसके हुक्मशाह होने की वजह से बहुत से दुश्मन भी हो गए थे उसके। इसीलिए अनिरुद्ध और रोनी बहुत ध्यान रखते थे उसकी सेफ्टी को लेकर। रुद्र ने ज्यादा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं की, सीधे 5th फ्लोर पर बने एक शानदार रूम की तरफ आ गया। ये उस होटल का सबसे अच्छा रूम था। रुद्र के साथ अनिरुद्ध और रोनी अंदर चले गए, बाकी बॉडीगार्ड बाहर ही खड़े हो गए। रुद्र ने सबसे पहले अपना कोट उतारकर वहां रखे स्टैंड पर रख दिया। अनिरुद्ध सोफे पर पसर गया, रोनी ऐसे ही खड़ा रहा। रुद्र फ्रेश होने सीधे वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर चेंज कर लिया। अपने बालों में हाथ फेरते हुए आकर बड़े सोफे पर बैठ गया और बोला, रोनी बैठ जाया करो, तुम फ्रेंड हो हमारे। जब ड्यूटी पर होते हो तब हम नहीं रोकते, बाकी तुम समझदार हो। रोनी आकर छोटे सोफे पर बैठ गया और बोला, वो हुक्मशाह। उसने इतना ही बोला था कि रोनी फिर से बोला, रुद्र अभी हमारी दोस्ती से ज्यादा तुम्हारी सेफ्टी जरूरी है, उस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ मैं। थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे राजस्थान में, तो थोड़ा केयरफुल रहना है मुझे। अनिरुद्ध, लेकिन अब क्या हो गया? हम राजस्थान से ज्यादा तो बाहर रहते हैं, 2 साल हो गए ऐसे ही। हमें हमारे होम टाउन से ही डर कर रहना पड़ेगा। आई थिंक अब मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा इन सब से हैंडल करने के लिए। रोनी, बस कुछ टाइम की बात है, मैं परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा। बस तब तक रुद्र को थोड़ा सेपरेट ही रखे तो ठीक है। रुद्र कुछ नहीं बोला, वो बस एकटक सामने की तरफ देखता रहा। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसका ध्यान अनिरुद्ध और रोनी की बातों पर नहीं था। अनिरुद्ध ने फिर रुद्र की तरफ देखा तो कहा, रुद्र कल की मीटिंग के लिए मैंने मिस्टर मेहरा को यहीं बुला लिया, हम यहीं मीटिंग कर लेंगे। रुद्र ने उसकी बात सुनी तो उसे देखते हुए 5 सेकंड रुककर बोला, नहीं, मीटिंग बाहर होगी। अनिरुद्ध, लेकिन बाहर कहाँ करनी है, हमारा ही होटल है, इससे अच्छी प्लेस क्या होगी। वैसे भी मीटिंग थोड़ा लंबा चल सकती है, तो यही कंफर्टेबल रहेगा। रुद्र ने उसे देखा और अपने बाल ठीक करते हुए कहा, कैफे। रुद्र ऐसे शो कर रहा था जैसे वो नॉर्मल ही बोल रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध और रोनी दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। रुद्र ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रुद्र को एक नजर देखकर अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देखने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, तेरा मतलब वही कैफे जहाँ से हम आए हैं अभी? रुद्र नॉर्मल बिहेव करते हुए, हमने कुछ गलत बोल दिया पहले, वो रिपीट करवा रहे हो? अनिरुद्ध घूरने लगा और रुद्र को बोला, रुद्र चल क्या रहा है, कैफे क्यों जाना है तुम्हें वापस? रुद्र ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, पहले तो अपने नजरें सही करो, हम बाध्य नहीं है किसी बात का जवाब देने के लिए, हमें सोना है अभी तो दोनों प्रस्थान करो। अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देखने लगे। अनिरुद्ध ने उसे देखते हुए कहा, रुद्र शांत आवाज में आंखें बंद करके सोफे पर सर रखकर बोला, प्रस्थान। उसके बोलने से अनिरुद्ध वहीं चुप हो गया। दोनों भले ही बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन रुद्र को जब प्राइवेसी चाहिए होती थी वो अपने हुक्मशाह वाला रोब भी झाड़ देता था। रोनी तो जल्दी उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध ने भी उसे एक नजर देखा, फिर उठकर रोनी के साथ रूम से बाहर चला गया। उसके रूम से जाते ही रुद्र ने अपनी आंखें खोल दी और छत की तरफ देखने लगा। करीब 5 मिनट देखने के बाद उसने अपना फोन लिया और एक नंबर पर कॉल मिला दिया। 1-2 रिंग पर कॉल रिसीव हुआ तो रुद्र बोला, आपको एक एड्रेस भेज रहे हैं, 1 घंटे में वहाँ के सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स चाहिए, इच एंड वेरी डिटेल, स्पेशली वहाँ के बेस्ट एम्प्लॉयज की। आगे से कुछ कहा गया, फिर रुद्र ने फोन कट कर दिया। वो वहीं पर बैठा रहा और अपना फोन सोफे पर घुमाने लगा और आंखें बंद किए बैठा रहा। आधे पौने घंटे में उसके फोन की टोन बजी। रुद्र ने अपना फोन देखने लगा, वो स्क्रॉल करने लगा, फिर अचानक उसके हाथ रुक गए। करीब आधा घंटा वो अपने फोन में कुछ देखता रहा, फिर उसके
आखिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने अपना फ़ोन बंद किया और अपनी टी-शर्ट रिमूव करके बेड पर रख ली और लाइट बंद करके बेड पर उल्टा लेट गया। अगले दिन रुद्र की नींद 5 बजे खुल गई। वो रोज सुबह जल्दी ही उठता था। होटल में जिम था लेकिन उसका जाने का मन नहीं था, इसीलिए वो गैलरी में जाकर मेडिटेशन करने लगा। अभी अंधेरा था, थोड़ा-थोड़ा सर्दियाँ आने वाली थी, इसीलिए ठंडी हवा चल रही थी। रुद्र सिर्फ ट्राउजर में था, उसके ऊपर बॉडी से वो शर्टलेस था। मैट पर नीचे जमीन पर बैठकर वो आंखें बंद किए मेडिटेशन करने लगा। उसके शांत रहने की सबसे बड़ी वजह भी यही थी, वो बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहा था, उससे उसको दिमाग पर काफ़ी हद तक कंट्रोल था। वो मेडिटेशन करने के लिए आंखें बंद करके बैठा ही था कि 5 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोल दी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली, फिर से आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर उसने कुछ मिनट में आंखें खोल दी। रुद्र अपने बालों में हाथ फेरने लगा और फिर उठकर बालकनी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। अपने बालों में हाथ फेरकर वो अपनी बाहें सीने में क्रोच किए खड़ा हो गया और एकटक सामने देखने लगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था। दूसरी तरफ नाज 8 बजे तक सो रही थी। रिद्धि खुद तैयार होकर उसे उठाने लगी और बोली, नाज जल्दी उठ, अंकल की कॉल आई थी, हमें जल्दी जाना है आज। नाज नींद में क्यों? रणवीर सिंह आ रहा है क्या जो जल्दी आ जाना है? आए बड़ी जल्दी बुलाने वाले, सोने दे, हम अपने टाइम पर ही जाएंगे। रिद्धि, वो तो नहीं पता कौन आ रहा है, लेकिन अंकल बोल रहे थे कोई बड़ी पर्सनैलिटी है, मीटिंग अरेंज की गई है हमारे कैफे में, तुझे बटर चिकन बनाना है जाकर, स्पेशल तेरे हाथ का बोला है, चल उठ ना प्लीज। नाज नींद भरी आंखों में उठकर बैठ गई और बोली, ये अच्छा खाना बनाना भी किसी सजा से कम नहीं, जो देखो मुंह उठा कर के ऑर्डर दे देता है, ये बनाओ वो बनाओ, यार सोना भी होता है किसी को, और ये सुबह-सुबह कौन बटर चिकन ठूसने आ रहा है? रिद्धि हंसने लगी, उसका हाथ पकड़कर बेड से उठाते हुए बोली, 12 बजे है मीटिंग का टाइम। अंकल बोल रहे थे लंच तक रुकेंगे, हम दोनों को अटेंड करना है उन्हें। उससे पहले थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी है। नाज क्यूट सा मुंह बनाकर फिर नकली रोना रोते हुए बाथरूम में चली गई। रिद्धि बिस्तर ठीक करने लगी, फिर जाकर किचन में दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। नाज थोड़ा नहा धोकर बाहर आई और अपने रूम में जाकर तैयार हो गई। नाज ने व्हाइट टॉप और व्हाइट पैंट पहन ली, नीचे पैरों में व्हाइट शूज, अपने बालों को खुला ही रहने दिया, आंखों में काजल, होठों पर पिंक लाइट सी लिपस्टिक लगाकर तैयार हो गई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। नाज अपना बैग उठाकर रूम से बाहर आ गई, फिर बैग को सोफे पर फेंककर रिद्धि के पास किचन में चली गई। रिद्धि ने पहले ही दोनों के लिए पोहा और चाय बना ली थी। दोनों प्लेट उठाकर सोफे पर लेकर बैठ गई। एक बड़ी प्लेट में दोनों के लिए पोहा रखा और 2 चम्मच थे। दोनों पोहा खाने लगी। रिद्धि, आज तू बटर चिकन और फ्राइड चिकन बना देना, बाकी मैं बना लूंगी। नाज बेपरवाही से खाते हुए, बना दूंगी, ऐसा क्या है यार, मुंबई में इतने बड़े बड़े होटल है, हमारे कैफे में ही क्यों आना है, मीटिंग तो कभी नहीं रखते कैफे में, आज क्यों? रिद्धि खाना खाते हुए, कोई होगा हमें क्या, हमें तो काम करना है अपना, और अंकल बोल रहे थे हमारे आज के एक्स्ट्रा चार्जेस भी मिलेंगे, बस अच्छा खाना बनाकर खिलाना गेस्ट को। नाज, अंकल को बोलना था, हम वैसे भी अच्छा ही बनाते हैं, लेकिन अगर वो दे ही रहे हैं एक्स्ट्रा चार्जेस तो 1 केजी की डिश का 500 चार्ज करूंगी मैं, अब जितना खाना बनवाना है बनवा ले। रिद्धि हंसने लगी और बोली, तू ज्यादा लालची नहीं बन रही, वो जितना भी देंगे ठीक है यार, सैलरी भी हमें सबसे ज्यादा देते हैं वो। नाज रिद्धि को देखने लगी, फिर बोली, ठीक तू बोल रही है तो माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार से ये मीटिंग वीटिंग के चक्कर में डाला तो मैं सच में चार्ज करूंगी पैसे। रिद्धि हंसते हुए, ठीक है मेरी बहन, अब चल लेट हो जाएंगे। दोनों सोफे से उठकर किचन में चली गई और बर्तन धोकर शेल्फ पर रख दिए, फिर अपना अपना बैग उठाया और स्कूटी लेकर कैफे की तरफ निकल गई। दूसरी तरफ 11 बजे के आसपास रुद्र बिल्कुल तैयार था, बस शीशे के सामने खड़े अपने बाल सेट कर रहा था। ब्लैक शर्ट, उस पे ब्लैक टाई, ब्लैक पैंट और ऑफ वाइट कोट पहने वो बिल्कुल रेडी था।
पैरों में ब्लैक शूज, हाथ पर महंगी घड़ी, लंबे बाल बहुत अच्छे से सेट किए हुए। उसके बाल कुछ ज़्यादा लंबे भी नहीं थे, बस थोड़ा गर्दन से टच होते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा घने और काले थे। ऊपर से बहुत अच्छे तरीके से कट करवाए हुए थे। इतने में रूम में अनिरुद्ध और रोनी भी तैयार होकर आ गए। दोनों ने रुद्र को एक नज़र देखा, फिर अनिरुद्ध बोला, रुद्र पक्का हमें कैफे में ही मीटिंग करनी है? यार वो भी कोई जगह है मीटिंग करने की? आई मीन ना कोई प्रॉपर प्राइवेसी ना कोई सिक्योरिटी का बहुत अच्छा अरेंजमेंट। रुद्र देख, मुझे भी अच्छा लगा वो कैफे, लेकिन मुझे पहले तुम्हारे बारे में सोचना है। अगर किसी को पता चल गया वहाँ मीटिंग हो रही है हमारी, तो तुम भी जानते हो लीक होने के चांसेस भी है। रुद्र उनकी तरफ मुड़ गया, जेब में हाथ डालकर अनिरुद्ध की बातें सुनता रहा, फिर शांति से बोला, अने हम कुछ सोचकर ही कर रहे हैं। और कल उन मोहतरमा ने कहा था वो बटर चिकन अच्छा बनाती है, तो बस अपना वहम दूर करने जा रहे हैं। हम भी देखें ऐसा क्या है उनकी सिग्नेचर डिश में। रुद्र की बात सुनकर अनिरुद्ध और रोनी हैरानी से उसे देखने लगे। फिर अनिरुद्ध बोला, तुम उस लड़की के लिए जा रहे हो? आई यू किडिंग मी रुद्र? वो तो दिमाग से हिली हुई। वो बोल ही रहा था, उसे रुद्र की घुटती हुई नजरें खुद पर फील हुई। वो पहले एक सेकंड चुप हुआ और बोला, आई मीन शी इज वेरी यंग गर्ल। बच्ची सी है वो, उसने ऐसे ही बोल दिया होगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है हम मीटिंग करने वहाँ चले जाएंगे। रोनी भी बोला, जी हुक्म शाह, अनीश सही बोल रहा है, वहाँ सिक्योरिटी का भी इशू है। हमें अपनी तरफ से सिक्योरिटी बढ़ाई तो लोगों की नज़रों में आएंगे। अनिरुद्ध, एग्जैक्टली, अगर बटर चिकन ही खाना है तो हम वहाँ से ऑर्डर कर देते हैं, डिलीवर हो जाएगा। रुद्र बस जेब में हाथ डाले उनकी बातें सुनता रहा। फिर जब वो दोनों शांत होकर उसके जवाब का वेट करने लगे तो रुद्र उन दोनों की तरफ एक नज़र देखकर बाहर की तरफ जाते हुए बोला, हमें देर हो रही है, लेट्स गो। रुद्र बाहर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद अनिरुद्ध ने रोनी से कहा, ये चाहता क्या है? ऐसी जिद तो पहले कभी नहीं की इसने। असल में कल अनिरुद्ध और रोनी ने रुद्र को नोटिस नहीं किया था। वो बस नाच की बातों पर हंसने में बिजी थे। उन दोनों के दिमाग में ये बात दूर दूर तक नहीं आ रही थी कि रुद्र नाच जैसी इतनी बोलने वाली लड़की को पसंद करेगा। वो किसी भी हिसाब से रुद्र के साथ मैच नहीं करती थी। वो एक नॉर्मल लड़की थी और रुद्र शाही घराने से, नाच शाही घराने जैसा कुछ नहीं था। अनिरुद्ध और रोनी भी चाहते थे कि रुद्र की लाइफ में ऐसी कोई लड़की आए, वो प्यार करे, शादी करे, लेकिन किसी ऐसी लड़की से जो हुक्म रानीशा बनने जैसे गुण हो। वो नाच को दूर दूर उसमें इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। अभी उनके दिमाग में ये आया ही नहीं था कि रुद्र पसंद भी कर सकता है नाच को। रोनी, ये तो जाकर ही पता चलेगा, चल अब। दोनों रुद्र के पीछे पीछे चले गए। सब होटल के रिसेप्शन से होते हुए बाहर आ गए। अभी भी स्टाफ उनका चेहरा देख नहीं पाया। उसने फिर से मास्क और चश्मा लगा लिया, लेकिन सच में क्या हैंडसम लग रहा था बंदा चलते हुए। जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया, सबकी आंखें उसी पर थी। रुद्र अपने साथ दो बॉडीगार्ड और अनिरुद्ध को लेकर आ रहा था। एक बॉडीगार्ड यश और दूसरा रोनी। यश ने दरवाजा खोल दिया तो रुद्र जाकर कार में बैठ गया। अनिरुद्ध भी उनके साथ बैठ गया। यश ने दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आ गया। रोनी आगे बैठ गया। अनिरुद्ध बस रुद्र को देख रहा था। रुद्र ने अपना लैपटॉप खोल लिया और बोला, अने अपने काम पर ध्यान दो, क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दो हम आ रहे हैं। अनिरुद्ध ने उससे नजरें हटा ली, अपने फोन पर कुछ करने लगा। कार में एकदम शांति थी। रुद्र लैपटॉप में बिजी था। अनिरुद्ध भी अपने हाथ में पकड़ी फाइल चेक करने लगा। 1 घंटे बाद सब कैफे में आ गए। आज कैफे के ओनर सुदर्शन अंकल भी आए थे। वो थोड़े ज़्यादा एज के थे, 60-62 के आसपास उनकी एज थी, लेकिन नेचर के बहुत अच्छे थे। उन्हें जब रुद्र के वहाँ आने का पता चला तो वो मैनेजर को साथ लेकर खुद उनको रिसीव करने चले गए। कैफे में एक प्राइवेट एरिया के लिए अलग दरवाजा था, वहाँ से आम पब्लिक नहीं जाती थी। रुद्र की एंट्री वहीं से थी। मैनेजर के हाथ में फूलों का बुके था। रुद्र अपने बॉडीगार्ड और अनिरुद्ध के साथ अंदर एंटर कर गया। सामने से अंकल और मैनेजर आए। उन्होंने रुद्र की तरफ बुके कर दिया। अनिरुद्ध ने बुके ले लिया। अंकल हाथ जोड़कर नम्रता से बोले, आपका स्वागत है हुक्म शाह, आप हमारे छोटे से कैफे में आए,
इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी हमारे लिए। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, उनकी नजरें पीछे खड़े मैनेजर पर चली गई। रुद्र ने चश्मा लगाया था तो किसी को पता नहीं चला वो कहाँ देख रहा है। वो घूरकर मैनेजर को देखने लगा। अब वो क्यों घूर रहा था वो तो बस वही जानता था। रुद्र ने उसे पैरों से लेकर ऊपर तक देखा। अजीब सी शेप थी मैनेजर की बॉडी की। वो अपने हाथ पीछे किए अपने दांत दिखा रहा था। रुद्र ने मैनेजर को एक गहरी नजर देखकर अपने चेहरे पर मास्क उतार दिया और हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिला दिया। रुद्र को देखकर एक पल के लिए तो अंकल और मैनेजर भी देखते रहे। फिर अंकल ने हाथ जोड़कर उनको अपने साथ आने को कहा। सब उनके साथ चले गए। एक प्राइवेट एरिया में ले आए। बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे। काफी खूबसूरत जगह बनाई हुई थी वहां पर। बड़ा फिश का एक्वेरियम भी था। रुद्र और अनिरुद्ध सोफे पर बैठ गए। दोनों बॉडीगार्ड पीछे खड़े हो गए। दूसरी पार्टी अभी आई नहीं थी। अंकल ने हाथ जोड़कर कहा, हुक्म शाह, आपको जो भी पसंद हो बता दीजिए, हमारे यहाँ बहुत अच्छे शेफ है। रुद्र ने सब उनकी तरफ देखा नहीं और फोन चलाने लगा और बोला, अपने बेस्ट शेफ को भेज दीजिए, हम बता देंगे उन्हें। अंकल ने मुस्कुराकर कहा, जी हुक्म शाह, आप कंफर्टेबल होकर बैठिए, मैं भेजता हूँ अभी। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। अंकल और मैनेजर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अनिरुद्ध ने रुद्र के कान के पास जाकर धीरे से कहा, रुद्र क्या कर रहा है, 2 मिनट में दूसरी पार्टी आ जाएगी। उस लड़की ने कल जैसे कोई बेवकूफ़ी वाली बात बोल दी तो क्या इज्जत रहेगी हमारी। वो पहले वाली कितनी अच्छी थी, कितने प्यार से ऑर्डर लेकर गई थी हमारा। उसको बोल दूं वो सर्विस लेगी हमारी, इसको रहने देते हैं। रुद्र ने एक नज़र अनिरुद्ध को देखा और बोला, अने सी इज ए हार्ड वर्किंग गर्ल। रुद्र आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अनिरुद्ध बोला, तुम्हें बड़ा पता है, हार्ड वर्किंग है। कल ही तो मिले थे यार, मानता हूँ क्यूट है लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है। रुद्र अपने फोन पर ध्यान देते हुए, उनका पता नहीं लेकिन अब तुम प्रोफेशनल नहीं ले रहे हो, हम घर पर नहीं हैं, सो बी प्रोफेशनल। अनिरुद्ध ने उसे घूरा और धीरे से बोला, घर जाकर बताऊंगा तुम्हें। रुद्र ने बस उसे एक लुक दिया तो अनिरुद्ध सीधे होकर बैठ गया। इतने में सामने से मुस्कुराते हुए रिद्धि पानी का ग्लास लेकर आ गई। रिद्धि को देखकर अनिरुद्ध के चेहरे पर चमक आ गई। रिद्धि पहले तो हैरान हुई सबको देखकर, फिर नॉर्मल रिएक्ट करके बोली, गुड मॉर्निंग सर। रुद्र ने उठती नजर उसे देखा, फिर अपने फोन में बिजी हो गया। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया और बोला, वेरी गुड मॉर्निंग मिस। रुद्धि ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और नीचे पैरों के बल बैठकर वो पानी के ग्लास टेबल पर रख दिए। एक ग्लास रुद्र और एक अनिरुद्ध के आगे रख दिया, 2 ग्लास बॉडीगार्ड के लिए रख दिए और उठकर हाथ में खाली ट्रे लेकर वापस खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, प्लीज बी कंफर्टेबल। इतना बोलकर वो चली गई। अनिरुद्ध उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके जाने के बाद रुद्र ने पानी का ग्लास उठाया और धीरे धीरे पानी पीने लगा। इतने में दूसरे पार्ट से मिस्टर सहगल अपने असिस्टेंट के साथ आ गए। रुद्र को उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रीट किया। रुद्र ने भी मुस्कुराकर उनके हाथ मिला लिया। उन्होंने सामने बैठने का इशारा कर दिया। अंदर किचन में अंकल नाज के पास खड़े होकर उसे समझा रहे थे। नाज सब्जियां काट रही थी। अंकल, नाज बेटा, एक बार जाकर ऑर्डर ले आएंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। नाज सब्जी काटते हुए, अंकल रिद्धि गई है ना, पहले ही आपने 5 केजी बटर चिकन का ऑर्डर दे दिया, उसे बनाने में भी टाइम लगेगा, ऊपर से उनसे पूछने भी जाऊं। अंकल ऐसे कौन से लाड साहब बुलाए हैं आपने। अंकल धीरे बोलो नाज, अगर किसी ने सुन लिया हमारा कैफे बंद हो जाएगा। वो नहीं बता सकता कि कौन है वो, लेकिन सेलिब्रिटी से भी ज्यादा बड़े हैं वो। हमारा फर्ज है उनका वेलकम करना। अपने अंकल के लिए इतना नहीं करेगी। नाज अंकल की तरफ देखने लगी। अंकल उसे भोला सा मुंह बनाकर देख रहे थे। नाज मुस्कुरा दी। अंकल की गाल खींचकर बोली, आपके लिए कुछ भी, रुको जाती हूँ, बस एक तड़का लगा दूं। अंकल ने उसके सर पर हाथ रख दिया और मुस्कुराकर बोले, थैंक यू बेटा। नाज मुस्कुरा दी। अंकल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नाज ने जल्दी से तड़का डाल दिया सब्जी में। अपनी केप उतारकर बालों की हाई पोनीटेल बना ली, चेहरा साफ किया, फिर एप्रन उतार दिया और डायरी और पेन लेकर बाहर जाने लगी तो आगे से रिद्धि आते हुए दिखी। रिद्धि जल्दी से बोली, नाज तुझे पता है कौन आए हैं? वो कल
नाज उसकी बात काटकर, छोड़ ना यार, हमें क्या, मैं ऑर्डर लेने जा रही हूँ, तू चिकन देखना, मैं बस आ रही हूँ। इतना बोलकर नाज किचन से चली गई। रिद्धि उसे पीछे से आवाज लगाते रह गई। नाज अपनी धुन में ऑर्डर लेने चली गई। व्हाइट पैंट, व्हाइट शूज, ऊपर रेड टी शर्ट जिसपे कैफे का टैग लगा हुआ था। पोनीटेल में बांधे हुए बाल, उसके छोटे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। बहुत क्यूट सी और खूबसूरत लग रही थी। हाथ में डायरी और पेन लेकर वो मुस्कुराते हुए आ रही थी। आज रुद्र सामने ही बैठा था। यहाँ से नाज ऑर्डर लेकर आने वाली थी। जैसे ही नाज आती हुई दिखी, रुद्र की नजरें अपने आप उसके तरफ उठ गई। वो क्लाइंट से बात कर रहा था। अभी उसने चश्मा नहीं लगाया था। आगे लैपटॉप खुला हुआ था। थोड़ा आगे होकर वो लैपटॉप पर अंगुलियां चला रहा था। अनिरुद्ध भी अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। रोनी और यश हाथ पीछे करके क्रॉस किए हुए खड़े थे। रुद्र की नजरें आती हुई नाज पर ही थी। बाकी किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नाज भी अपनी धुन में मुस्कुराते हुए आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसे सामने बैठा हुआ रुद्र नजर आया, वो हैरान हो गई और वहीं पर रुक गई। वो अपना फेस थोड़ा आगे करके ध्यान से देखने लगी। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई उसे ऐसा करते ही। जब नाज को सच में यकीन हो गया कि ये रुद्र ही है, उसने जल्दी से अपना सर पीछे किया और खुद से बोली, ओ तेरी, ये आज भी आ गए, मतलब ये वो स्पेशल गेस्ट है। इनके लिए 5 किलो बटर चिकन बनाया मैंने, कहीं फ्री तो नहीं खाने आ गए। आज तो नहीं दूंगी फ्री में, अभी देखती हूँ इनको। नाज जल्दी से भागती हुई आई। उसने दूसरी तरफ बैठे क्लाइंट को नहीं देखा। नाज को ऐसा आता देखकर सब उसे देखने लगे। अनिरुद्ध के चेहरे पर घबराहट आ गई। रोनी भी हड़बड़ा गया, लेकिन रुद्र बिल्कुल कौम रहा। आज नाज जल्दी से आकर रुद्र को देखकर बोली, आज आप फिर आ गए फ्री खाने। देखिए सर, गलती से गिर गई थी कॉफी, लेकिन वो बटर चिकन वाला ऑफर कल के लिए ही था। आज आप खाने आ गए। आज कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा। पता है सुबह से लगी हूँ आपका ऑर्डर रेडी करने में, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। अंकल ने भी जल्दी बुला लिया। अगर मुझे पता होता ये आपके लिए बना रही हूँ, मैं कभी ना आती इतनी जल्दी। नाज की बात सुनकर सब आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रहे थे। अनिरुद्ध ने लाचारी से अपनी आंखें ही बंद कर ली। सामने बैठे क्लाइंट भी हैरानी से कभी नाज को देखते तो कभी रुद्र को। रोनी भी डरते हुए क्लाइंट्स और रुद्र की तरफ देखने लगा। रुद्र के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बस नाज को देख रहा था। अनिरुद्ध ने नकली हंसी हंसते हुए एक नजर क्लाइंट्स को देखकर फिर नाज को कहा, मिस आप। नाज अनिरुद्ध की बात काटकर रोने जैसा मुंह बनाकर, सर ऐसे थोड़ी होता है, आप लोग आज खाने आ गए फ्री में। पता है 11,000 का ऑर्डर रेडी हुआ है आपका, मैं कहाँ से दूंगी इतने पैसे, आधी सैलरी निकल जाएगी। आप तो आज भी गुंडे लेकर आ गए यहाँ पर, कल तो 2 थे, आज तो 2 और उठाकर लाए हैं साथ में। नाज ने आखिरी लाइन क्लाइंट्स को देखकर बोली। अनिरुद्ध ने अपना माथा पीट लिया, दोनों मुट्ठियां कस ली। अपने आप के लिए गुंडा सुनकर क्लाइंट्स भी सन्न हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले अब। इतने में रुद्र अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। रुद्र के उठते ही नाज घबरा गई और 2 कदम पीछे हो गई। रुद्र नाज से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया और नाज की आंखों में देखकर शांत आवाज में बोला, मिस नाज, आप कुछ बोलने से पहले डिटेल्स चेक किया कीजिए। एक काम कीजिए, आप अपने ओनर के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, फिर आना आप ऑर्डर लेने के लिए, एंड मेक श्योर कि आप ही वापस आए। नाज पहले तो खुश ही गई रुद्र की बात करने के तरीके से, और वो आज भी कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। नाज हल्का सा मुंह खोले बस उसे सुनने लगी। नाज पहले तो खुश ही गई रुद्र की बात करने के तरीके से, और वो आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। नाज हल्का सा मुंह खोले बस उसे सुनने लगी। बाकी सोफे पर बैठे हैरानी से उन सबको देख रहे थे, लेकिन अनिरुद्ध अब रुद्र को नोटिस कर रहा था। उसे नाज का नाम बोला था, लेकिन उन्हें तो किसी का नाम बताया ही नहीं, तो रुद्र को कैसे पता चला, वो यही सोच रहा था। नाज रुद्र के चुप होते ही थोड़ा होश में आई। रुद्र उसके चेहरे की तरफ गौर से देख रहा था। एकदम बेदाग चेहरा, गोरा रंग, छोटा सा मासूम सा चेहरा। उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं जज कर सकता, वो बोलने में इतनी तेज है। नाज ने खुद को जल्दी से नॉर्मल किया और बोला, सर अंकल से क्यों बात करूं मैं, मुझे पता है आप कल का बदला लेने आए हो, लेकिन आज नहीं खिलाऊंगी आपको फ्री में।
नाज घुरकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र उसे नॉर्मल ही देख रहा था। नाज के चुप होते ही रुद्र फिर धीरे से बोला, मिस, हम फिर से बोल रहे हैं, जाइए और दोबारा वापस आइए, आपके बहुत से डाउट निकल जाएंगे। नाज फिर रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने उसे आंखों से जाने का इशारा किया तो नाज एक नज़र रुद्र को घूरकर जल्दी से चली गई। रुद्र के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। वो जाते हुए उसे देखता रहा, फिर वापस सोफे पर बैठ गया। वहां पर पूरी तरह से खामोशी थी तो रुद्र लैपटॉप की ओर देखते हुए बोला, कंटिन्यू। रुद्र के बोलते ही सब सेंस में आ गए। सामने बैठे क्लाइंट तो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाए। वो अपने लैपटॉप में देखने लगे, लेकिन रुद्र के चेहरे की तरफ अनिरुद्ध रुद्र के चेहरे की तरफ देख रहा था। रुद्र को पता था, लेकिन उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। एक नज़र रुद्र को देखकर अनिरुद्ध भी प्रेजेंटेशन की तरफ ध्यान देने लगा। दूसरी तरफ नाज भागते हुए कैफे के ऑफिस में आ गई। अंकल वहीं पर होते थे जब भी यहाँ आते। वो सोफे पर बैठ चाय पी रहे थे, साथ में फोन पर कोई वीडियो देख रहे थे। नाज जल्दी से अंदर आई और बोली, अंकल कौन है ये लोग जो मीटिंग के लिए आए हैं? नाज की बात सुनकर अंकल उसकी तरफ देखने लगे और बोले, क्या हुआ? नाज, अंकल वो छोड़िए, बताइए ना कौन है वो लंबे बालों वाला? अंकल चेयर से खड़े होकर, नाज वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, करोड़पति है, बहुत इज्जत है उनकी बिजनेस वर्ल्ड में। हमारी मुंबई में उनके 3-4 5 स्टार होटल है। पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान है। नाज हैरानी से सुनती रही, फिर बोली, सच में इतने अमीर है? हमारे कैफे में क्या कर रहे हैं? अंकल घूरकर उसे देखने लगे तो नाज जल्दी से बोली, मतलब ये अंकल, उनके इतने होटल है तो हमारे कैफे क्यों आए? अंकल, हमें क्या पता बेटा, जानता भी क्यों है, वो हमारे यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। तुम अच्छे से अटेंड करना उनको। अगर वो गुस्सा हो गए तो तेरे अंकल का बिजनेस 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगा। तेरे अंकल को तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। नाज ने जैसे ही सुना वो हड़बड़ा गई। अब वो जो कांड करके आई थी वो कैसे बताए अंकल को? कहीं सुनकर सच में उनको हार्ट अटैक ना आ जाए। वो नकली मुस्कुराकर जल्दी से बोली, नहीं अंकल, आप घबराइए मत, मैं अच्छे से अटेंड करूंगी, अब जाती हूँ मैं। वो जल्दी से भाग गई। अंकल कंफ्यूजन में उसे देखने लगे। नाज भागकर ऑफिस के बाहर आई और रोनी सूरत बनाकर बोली, नाज, तेरी ये जुबान तुझे मरवाएगी किसी दिन। अगर सच में उन्होंने बदला ले लिए मेरे तो हुक्का पानी ही बंद हो जाएगा और बेचारे अंकल मेरी वजह से। नहीं नहीं, सॉरी बोल देती हूँ जाकर। वो जल्दी से भागकर प्राइवेट एरिया की तरफ आ गई। फिर अंदर एंटर होने से पहले उसने अपने चेहरे को ठीक किया, अपने बाल भी ठीक किए। फिर एक गहरी सांस लेकर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो अंदर आ गई। इस बार वो धीरे धीरे अंदर आ रही थी। किसी को उसके आने की आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो धीरे से आकर अपने हाथ बांधकर खड़ी हो गई और बड़ी ही प्यारी सी आवाज़ में मुस्कुराते हुए बोली, गुड आफ्टरनून सर। नाच की आवाज़ सुन सब उसकी तरफ नज़र उठाकर देखने लगे, सिवाय रुद्र के। वो सिर नीचे किए ही हल्का सा मुस्कुरा दिया। बाकी सब तो शौकी हो गए उसकी ये टोन सुनकर। अभी थोड़ी देर पहले जो लड़की की जुबान नहीं रुक रही थी, वो अब एकदम से शांत खड़ी हो रही थी। शांत खड़ी मुस्कुरा रही थी। नाज ने एक नज़र सबको देखा, फिर बोली, आई एम रियली सॉरी सर। वो क्या है ना, आज नींद नहीं पूरी हुई तो थोड़ा ज़्यादा बोल गई। मेरी बातों को सीरियस मत लेना आप सब, मैं तो एवे ही ई ही बोलती रहती हूँ, प्लीज डोंट माइंड। हाँ। फिर रुद्र की तरफ देखकर, एंड सर आप तो वैसे ही किसी रियासत के राजकुमार लग रहे हो। मैंने सुना है राजा बहुत दयालु होते हैं, मुझ जैसी टच्चू इंसान को माफ तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।